10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर ये विशेष बुलेटिन न्यूज़ एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से रहती है हमारी नजर। मैं हूं शहला निगार। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का भारत दौरा। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर होगी चर्चा। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के पहले चरण को जल्द मिलेगा अंतिम रूप। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जताई उम्मीद, जुलाई मध्य तक होगा पूरा। लेबनान और इजरायल के बीच संघर्ष रोकने की कोशिशों को झटका। हिजबुल्लाह ने ठुकराया नया युद्ध विराम समझौता। हिजबुल्लाह की गतिविधियों से क्षेत्र में बढ़ा तनाव। दिल्ली में आज आयोजित होगा युवा विकसित भारत माई भारत युवा सम्मेलन। देश भर से 6000 से अधिक युवा प्रतिभागी एकत्रित होंगे। और आने वाले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने का अनुमान। केरल और माहे के कुछ एक हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। तो आपको बता दें कि नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिवसीय भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं और इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नेपाल के विदेश मंत्री के साथ औपचारिक बैठक करेंगे। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच भारत और नेपाल के आपसी हित के अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश, सीमा पार कनेक्टिविटी, ऊर्जा और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों यानी कि पीपल टू पीपल टाइज जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को और ज्यादा मजबूत करना है। इससे पहले नेपाल के विदेश मंत्री भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के विशेष निमंत्रण पर शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले हिस्से को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दोनों पक्ष सभी बचे हुए मुद्दों को जल्द से जल्द निपटाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने फरवरी में इस व्यापार समझौते पर प्रारंभिक सहमति बनाई थी, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बड़े टैरिफ उपायों को रद्द करने के बाद बातचीत धीमी हो गई थी। इस सप्ताह नई दिल्ली में हुई बैठकों के बाद बातचीत फिर तेज हो गई और इस समझौते के पहले हिस्से से भारत को अन्य देशों के मुकाबले विशेष व्यापारिक लाभ मिलने की भी संभावना है। गोयल ने संभावना जताई कि अगले महीने के मध्य तक इस समझौते के पहले हिस्से को पूरी तरह लागू करने में वे सक्षम होंगे। इसके अलावा इस महीने के अंत तक अमेरिका की उच्च स्तरीय टीम भारत का दौरा कर सकती है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था जहां अनिश्चितताओं और चुनौतियों से जूझ रही है, तो वहीं भारत विकास की नई इबारत लिख रहा है। जहां वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की जीडीपी वृद्धि के साथ भारत ने इस बार फिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। भारत की ग्रोथ स्टोरी पर आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, भू राजनीतिक तनाव और व्यापारिक चुनौतियों के बीच भारत ने एक बार फिर अपनी दमदार क्षमता का परिचय दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रही, जबकि नॉमिनल जीडीपी में 8.9% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी इन आंकड़ों ने साबित कर दिया है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी अग्रणी स्थिति को मजबूत बनाए रखा है। ये वृद्धि कोई संयोग नहीं बल्कि विनिर्माण, सेवा और कृषि सेक्टर की साझा मजबूती का प्रमाण है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी इन आंकड़ों के मुताबिक भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने जीडीपी में सबसे ज्यादा मजबूती दी। विनिर्माण क्षेत्र में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई और पूरे सेकेंडरी सेक्टर को 8.8% की मजबूत वृद्धि प्रदान की। उत्पादन गतिविधियों में तेजी, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर बढ़ता सरकारी खर्च, घरेलू मांग में सुधार
और निर्यात में उछाल ने इन क्षेत्र को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। PLI योजनाएं, बढ़ते निवेश और घरेलू बाजार की मजबूती ने मैन्युफैक्चरिंग को गति दी, जिसका सीधा लाभ रोजगार सृजन और पूंजी निवेश दोनों में दिखा। ऐसे में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है। भारत के ग्रोथ इंजन को सर्विस सेक्टर ने भी मजबूती प्रदान की। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण, भंडारण, वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं ने दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की। इसका नतीजा ये रहा कि तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर 9.3% पर पहुंच गई, जो अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में सर्वाधिक है। पर्यटन, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में आई तेजी ने इस प्रदर्शन को और बेहतर बनाया। केंद्र सरकार की मजबूत कृषि नीतियों के चलते देश का किसान समृद्ध बन रहा है। साथ ही कृषि क्षेत्र के दम पर देश की GDP भी नई उड़ान भर रही है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.2% रही। अच्छा मानसून, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और मत्स्य क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ ग्रामीण आय में वृद्धि ने उपभोग मांग को बल प्रदान किया, जिसका सकारात्मक प्रभाव समग्र अर्थव्यवस्था पर पड़ा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में भी विकास की रफ्तार कायम रही। वास्तविक GDP 7.8% और GVA 7.9% बढ़ा। इस दौरान GFCF में 10.8% का शानदार उछाल और PFCE में 7.1% की वृद्धि ने साबित कर दिया कि निवेश और उपभोक्ता विश्वास दोनों मजबूत बने हुए हैं। इस वित्त वर्ष की सबसे बड़ी खासियत ये है कि विकास किसी एक क्षेत्र पर आश्रित नहीं रहा। कृषि ने ग्रामीण आधार को मजबूत किया तो मैन्युफैक्चरिंग ने औद्योगिक गति प्रदान की और सर्विस सेक्टर ने ऊंची उड़ान भरी। मजबूत घरेलू मांग, बढ़ता निवेश, सरकारी बुनियादी ढांचा खर्च और नीतिगत सुधारों ने मिलकर ये करिश्मा किया है। वैश्विक मंदी के दौर में 7.7% की वास्तविक GDP वृद्धि दर भारत के आर्थिक सुधारों की निरंतरता का प्रमाण है। अजय मिश्र और अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, DD न्यूज। और आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने DD न्यूज के खास कार्यक्रम भारत लीडोडेड में पिछले 12 साल में भारत सरकार की विदेश नीति, पड़ोसियों से संबंध, पश्चिम एशिया में जारी संकट समेत तमाम मसलों पर खुलकर अपनी राय रखी है। चीन से संबंधों पर विदेश मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से सीमा विवाद का दोनों देशों पर असर पड़ा है, लेकिन हालात अब सुधर रहे हैं, तो वहीं रूस के साथ भी हमारे संबंध हमेशा स्थिर रहे हैं। Where China is concerned, yes, we went through a difficult period starting with 2020 when peace and tranquility in the border areas was disturbed. But in the last year, I think things have settled down. Things have settled down politically between us to a considerable degree. It is not, I wouldn't say it has gone back to where it was. It has definitely settled down in the border to a great degree, which is, you know, the peace and tranquility is maintained, the patrolling is taking place as it is planned, etc. But definitely, you know, that had an impact, just as the volatility created by the American posture has an impact on our relationship. I think we should not be in denial about it. I think we are very clear as a government. Comparatively, I would say the Russia relationship has remained steady. Even as Russia's relationship with other countries have undergone a big change. I think I would say Japan is an example again of a very steady relationship. With Europe, it has actually gone up a lot this year. I mean, if you ask me what has been this year the most notable in all our diplomatic accounts, where has been the biggest improvement, I would say without question it's in Europe. तो वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को साफ संदेश दिया। One other neighbor, Pakistan, and there the response is very, you know, is this doesn't apply because you know, when somebody practices cross-border terrorism as the central feature of the policy towards us, that, you know, you have to also ensure there are consequences, that it is not something which will be cost free. So when you are comparing eras, I think the one thing this country is very clear on, nobody wants to see
again what happened at 2611. The 2611 was cost free. That should never happen again. और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ ये पूरा विशेष साक्षात्कार आप देख सकते हैं आज शाम 6 बजे हमारे खास कार्यक्रम भारत रीलोडेड में। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणामों के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की वेरिफिकेशन और प्रश्नों की री एवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाने का फैसला किया है। पहले वेरिफिकेशन और री एवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जून थी, अब इसे बढ़ाकर 7 जून कर दिया गया है। सीबीएसई ने कहा है कि यह फैसला छात्रों को अतिरिक्त समय और बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकें। और वहीं सीबीएसई ने अपने पोस्ट रिजल्ट सेवा पोर्टल पर साइबर हमलों को लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सीबीएसई के मुताबिक 24/7 निगरानी के जरिए सभी जो है हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया है। डेटा में कोई भी सेंध नहीं लगी है और ना ही सिस्टम से कोई समझौता हुआ है। बोर्ड ने मामले की विस्तृत जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सीबीएसई के अनुसार ये पोर्टल 2 जून 2026 को शुरू किया गया था ताकि कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन, अंक पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन जैसी परीक्षा पश्चात सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। बोर्ड ने बताया कि 3 दिन के दौरान पोर्टल पर बार-बार साइबर हमले किए गए। इन हमलों में देश और विदेश के विभिन्न आईपी एड्रेस से बड़ी मात्रा में हानिकारक ट्रैफिक भेजा गया। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि हमलावरों का उद्देश्य प्लेटफॉर्म को अस्थिर करना, वास्तविक उपयोगकर्ताओं की पहुंच बाधित करना और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कार्य करने वाले तत्वों द्वारा अनधिकृत रूप से सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास करना था। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश को स्वच्छ और सस्ता ईंधन का एक नया विकल्प मिला है। जी हां, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने E85 फ्लैक्स फ्यूल लॉन्च किया। पेट्रोल की तुलना में कम कीमत, कम कार्बन उत्सर्जन और किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता वाले इस ईंधन को आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने E85 फ्यूल को एक क्रांतिकारी कदम बताया। E85 एक बहुत रेवोल्यूशनरी और बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है। इसकी शुरुआत के लिए अभी से 50 से 100 डिस्पेंसिंग स्टेशन ऐसे होंगे दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में और महाराष्ट्र में, मुंबई, पुणे, नागपुर सेक्शन में। पर कुछ ही महीनों में दिसंबर 2026 में ये 50-100 से बढ़ के 500 तक इनकी नंबर बढ़ेगा और दिसंबर 2027 तक 5000 डिस्पेंसिंग स्टेशन होंगे। दिस फ्यूल विल बी डिस्पेंस्ड नॉर्मल फ्यूल से 20 रुपए पर लीटर कम। सो दैट विल बी एन एडिशनल एडवांटेज। तो चलिए आपको बताते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने E85 ईंधन को लॉन्च किया। और क्या है E85 ईंधन, आपको बता दें कि ग्रीन फ्यूचर की दिशा में क्रांतिकारी कदम के तौर पर इस E85 ईंधन को देखा जा रहा है। हरित भारत विजन और स्वच्छ और हरित भारत विजन को बढ़ावा देने में E85 जो फ्लैक्स फ्यूल ईंधन है ये काफी कारगर साबित होगा। इसमें 80 से 85% तक इथेनॉल और 14 से 19% तक पेट्रोल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी कहीं ना कहीं। और फ्लैक्स फ्यूल वाहनों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी रहेगा। पेट्रोल से करीब 20 रुपए प्रति लीटर तक ये सस्ता पड़ेगा। तो जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनके लिए एक तरह से फायदे का सौदा है E85 फ्यूल जो है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक कारगर जो है बड़ा कदम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इससे ये जो है इथेनॉल से E85 फ्यूल जो है तैयार किया गया है।
तो विश्व पर्यावरण दिवस के लिए का दिन जो है भारत के लिए एक और उपलब्धि लेकर सामने आया है और इस दिन उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी जो अभयारण्य है यानी कि सुरहा ताल को रामसर साइट घोषित कर दिया गया है और इस घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने साझा करते हुए लिखा है कि बलिया में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत की 100वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। ये वेटलैंड पक्षियों की विविधता से भरपूर है और यहाँ कई प्रवासी और स्थानीय पक्षी आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का प्राकृतिक पर्यावरण और विशेष रूप से झीलों और वेटलैंड्स की रक्षा के प्रति मजबूत संकल्प इस उपलब्धि में दिखाई देता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वर्षों से झीलों और वेटलैंड्स के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए विज्ञान, नवाचार, जागरूकता और स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता संरक्षित हो रही है, पारिस्थितिक संतुलन सुरक्षित हो रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित भविष्य तैयार हो रहा है। आपको बताते हैं कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य की क्या कुछ खासियत है, क्यों ये महत्वपूर्ण है। देश का 100वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित सुरहा ताल स्थानीय नाम पक्षी विविधता के मामले में समृद्ध प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का आकर्षण का केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। भारत आर्द्र भूमियों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करता है और सामुदायिक भागीदारी का ये एक बेहतरीन परिणाम है। सरकार के प्रयासों को इससे और ज्यादा बल मिलता हुआ नजर आता है। तो प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के ये आकर्षण का केंद्र है। आपको बताते हैं कि रामसर साइट का आखिर मतलब क्या होता है। तो रामसर साइट किसको कहते हैं, बहुत सारे लोग इस बात को जानना चाहते हैं। दुर्लभ या फिर विशिष्ट प्रकार की जो आर्द्र भूमि, झीलें, दलदल, नदियां और मैंग्रोव होते हैं वो इसमें शामिल हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होने पर मिलता है ये दर्जा। रामसर साइट का दर्जा जो है तब मिलता है जब इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है। दुनिया भर में 2520 रामसर स्थल है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट्स जो है वो तमिलनाडु में हैं। तो रामसर साइट्स क्या होता है ये आपने समझा और इसे रामसर क्यों कहा जाता है ये भी आपको बता देते हैं। वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के नाम से प्रचलित ईरान के रामसर शहर के नाम पर इसका नाम पड़ा रामसर साइट। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि 1971 में कन्वेंशन पर किए गए थे हस्ताक्षर और वनस्पति या फिर जल विज्ञान के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं रामसर साइट्स और इस महत्वपूर्ण संधि के तहत इनका संरक्षण जरूरी है। तो इसके संरक्षण बहुत जरूरी होता है रामसर साइट्स का और अब इसे रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीटी न्यूज। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ। सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें, भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब टैक्स की बड़ी राहत मिलने जा रही है। जी हां, इससे भारत के बॉन्ड मार्केट में दुनिया भर का पैसा आएगा और विदेशी निवेश को एक नई रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। तो आखिर क्या है ये नया टैक्स ऑफर, आपको समझाते हैं कि किन निवेशकों को इससे मिलेगा फायदा और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए एक बड़ा टैक्स ऑफर लॉन्च किया है। सरकार ने आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 लागू कर दिया है। दुनिया के बड़े निवेशकों के लिए भारत ने टैक्स राहत का रेड कारपेट बिछा दिया है। ये राहत उन बड़े विदेशी निवेशकों को मिलेगी जो भारतीय सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, जिनमें FII और BIS जैसी संस्थाएं शामिल हैं। जैसा कि सरकार ने इस टैक्स छूट में विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII को शामिल किया है, अब तक विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड्स पर मिलने वाले रिटर्न और उसमें होने वाले मुनाफे पर टैक्स देना पड़ता था। कुछ मामलों में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 30% तक और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% तक टैक्स लगता था। शॉर्ट टर्म मतलब जिन सरकारी बॉन्ड्स को 1 साल से कम समय के लिए होल्ड किया जाता है, और लॉन्ग टर्म मतलब जिन सरकारी बॉन्ड्स को 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड किया जाता है। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। अब नए नियमों के मुताबिक सरकारी बॉन्ड्स से होने वाली आय और उनको बेचकर मिलने वाला मुनाफा दोनों टैक्स फ्री हो जाएंगे। सरकार ने जो टैक्स छूट दी है उसका फायदा सिर्फ FIIs को ही नहीं बल्कि भारत में निवेश करने वाले हजारों रजिस्टर्ड विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPIs को भी होगा। आसान शब्दों में कहें तो FII और FPI को अलग अलग समझने की जरूरत नहीं है। सेबी में रजिस्टर्ड विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भी सरकार की नजर में FII माने जाते हैं और उन्हें भी इस नई टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी अभी भी भारतीय सरकारी बॉन्ड बाजार में काफी कम है। सरकार को उम्मीद है कि इस टैक्स बोनस के बाद दुनिया भर के बड़े फंड्स भारतीय बॉन्ड मार्केट में ज्यादा निवेश करेंगे। आसान भाषा में समझें तो सरकार दुनिया के बड़े निवेशकों से कह रही है, भारत के सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाइए, ज्यादा कमाइए और टैक्स की चिंता भूल जाइए। और आगे बढ़ेंगे, अगले खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत इन दिनों वैश्विक मंच पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जी हां, ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने आज भगवान बुद्ध की पावन भूमि सारनाथ का भ्रमण किया। सारनाथ में उन्होंने ऐतिहासिक धम्मिक स्तूप के दर्शन किए और इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों को भारत के वास्तविक धरोहरों और सजीव संस्कृति का सीधा दर्शन कराना है, ताकि वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक आदान प्रदान और मजबूत हो सके। हमारे साथ हैं कल्चर मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अरविंद कुमार जी। अरविंद जी, ये जो ब्रिक्स के कल्चरल वर्किंग ग्रुप के जो मेंबर्स आए हुए हैं, इनको आपने क्रूज पर गंगा आरती दिखाई, गंगा घाट दिखाए, काशी विश्वनाथ परिसर ले गए, सारनाथ में आप लोग हैं और ट्रेड फैसिलिटेट सेंटर में घूमेंगे। तो ये क्या उद्देश्य है कल्चरल मिनिस्ट्री का इस जो विजिट का? देखिए, ब्रिक्स मीटिंग का हम लोग उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं। उसमें ट्रेड है, इन्वायरमेंट है, कल्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स। तो कल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रैक है और कल्चर के अगर लोगों को हम अपना कल्चर, हम बातें तो करते हैं मीटिंग में, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ में नहीं आए। बुद्धिज़्म के हिसाब से सारनाथ बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्चरल हेरिटेज है उनका, हमारा देश का धरोहर है, हम दिखाना चाहते हैं। और हम हमारे सारे जो ब्रिक्स के जितने भी हमारे 6-7 कंट्री यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, तो ये लोग बहुत हैप्पी हैं कि हम लोग कम से कम कल्चर को बहुत नज़दीकी से देख पाए, एक्सपीरियंस कर पाए। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर जो यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने जो उसको भव्यता दिव्यता दी है, इतना बड़ा परिसर बना है, तो ये दोनों ही चूंकि रिलीजन की तरफ भी ले जाते हैं, तो क्या कल्चर को हम लोग रिलीजन से भी जोड़ के देख सकते हैं? रिलीजन मेरा कल्चर का एक पार्ट है।
कल्चर वो चीज़ होती है जो कुछ सदियों से चली आ रही है। हम एक परंपरा पूजा पद्धति से करते हैं, हमारी अपनी मान्यताएं हैं, पर परंपराएं हमारी सदियों से चली आ रही हैं। राइट फ्रॉम मोहनजोदारो में हमारे सील्स मिलते हैं, उस टाइम से हम फॉलो करते आ रहे हैं, एक पद्धति चलती आ रही है। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, सारनाथ, वाराणसी। और खबर पश्चिम बंगाल विधानसभा में हस्ताक्षर जालसाजी मामले में अभिषेक बनर्जी को अदालत से राहत नहीं मिली है। जी हां, 31 मई को मामले में पूछताछ के लिए सीआईडी ने उन्हें भवानी भवन तलब किया था। हालांकि तबीयत खराब का हवाला देकर वो पेश नहीं हुए थे। इसके बाद दूसरी बार नोटिस जारी कर उन्हें 8 जून को उपस्थित होने के लिए कहा गया था। सीआईडी के नोटिस को चुनौती देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कानूनी संरक्षण की मांग की। साथ मामले की शीघ्र सुनवाई की भी अपील की गई, लेकिन न्यायमूर्ति चेताली चट्टोपाध्याय ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले की सुनवाई अब अगले बुधवार को होगी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।